हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम लोग जैसा कि एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 देख चुके हैं, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। तो पिछली बार हमने देखा था फूड एंड फूड वैरायटी, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। आज हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी फूड के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो अगर हम फूड की बात करें तो फूड बेसिकली 3 मेजर टाइप होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। और इनको हम इनसे जो हमें न्यूट्रिएंट मिलता है उसे बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि डे टू डे डेली लाइफ में हमको हमेशा ही कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन ही मेजर सोर्स हैं जो हमको स्ट्रेंथ, एनर्जी और सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारी बॉडी में जाके इन द फॉर्म ऑफ एटीपी क्या होती है, स्टोर होती है। तो जो भी न्यूट्रिएंट हमको मेजर क्वांटिटी में चाहिए होता है उसे बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, और जो भी न्यूट्रिएंट हमको स्मॉलर क्वांटिटी में चाहिए होता है जस्ट लाइक विटामिन एंड मिनरल्स, उसे बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो चैप्टर 1 में हमने देखा कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, अलग अलग, क्योंकि हम बोलते हैं इंडिया इज़ अ वैरायटी ऑफ लैंड, यानी कि डिफरेंट वैरायटी है, डिफरेंट रीजन है, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट फूड हैबिट है, डिफरेंट सोर्स है। आप देखेंगे कि बेसिकली नॉर्थ इंडिया में क्या रोटी और चपाती का कल्चर ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप ईस्ट इंडिया या आप साउथ इंडिया की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे वहाँ पर राइस की इनटेक क्या होती है, बढ़ जाती है। तो देखेंगे वैरायटी, ये डाइवर्सिटी बहुत है। तो हमारे वैसे भी कंट्री में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, तो जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है उतना ज़्यादा क्या है, वेरिएशंस हैं। तो ये सारी कैटेगरी हमने करके देखा था डिफरेंट डिफरेंट रीजन में। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस टेबल में आप देखेंगे कि ये रीजन वाइज आप देख रहे हैं कि ये जो रीजन है ये पंजाब का रीजन है। ये रीजन है पंजाब, और ये आता है आपका नॉर्थ इंडिया में। और नीचे जो ये रीजन है ये आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये आ रहा है आपका साउथ रीजन में। तो आप देख रहे हैं कि इनकी जो फूड वैरायटी है वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, या पंजाब या आंध्र प्रदेश में फूड वैरायटी एकदम ही डिफरेंट है। फूड आइटम्स क्या है पंजाब में? मक्का, कॉर्न, कॉर्न रोटी, राजमा या सरसों का साग, भी सरसों का साग, कर्ड, घी, ये इनके स्टेपल डाइट्स हैं या ज़्यादा मेजर सोर्सेस हैं जो ये लोग यूज़ करते हैं फूड में। लेकिन आप आंध्र प्रदेश से साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको रोटी का ऑप्शन हट रिप्लेस हो गया, किससे? राइस से। तुअर दाल यानी कि अरहर की दाल, कुंदरू, बटर मिल्क, घी एंड पिकल। तो आप देख रहे हैं कि एंटायरली डिफरेंट हो गया। जो वहाँ पे मेजर डाइट आपकी रोटी थी, ये वो चाहे वो मक्के की रोटी हो या चने की रोटी हो, जैसी भी रोटी है, या गेहूं की रोटी है, वही आप साउथ इंडिया में देखें तो वो किससे रिप्लेस हो गया? राइस से। राइस में भी आप देखेंगे इडली, डोसा, सांभर, वड़ा, उत्तपम, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं वहाँ पे, बढ़ जाती हैं। तो ये सारे वेरिएशंस हमने देखा था। नेक्स्ट, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन्स, यानी कि जो हमारे डिफरेंट फूड्स होते हैं उनमें बेसिकली क्या क्या आइटम्स हैं। तो बेसिक आप जो देखेंगे तो ये आपका मैक्रो मैक्रो और माइक्रो में क्या है, ये डिफ्रेंशिएट है। तो जो पहला बेसिक पार्ट है ये है मैक्रो न्यूट्रेंट, MACRO, मैक्रो। और जो दूसरा पार्ट रहेगा ये रहेगा माइक्रो, माइक्रो। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आप बेसिकली देखेंगे इसमें क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आएगा विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो वी नो दैट ईच डिश इज यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट विच वी गेट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज। यानी कि अगर हमको चिकन करी बनाना है तो ऐसा नहीं है कि वो सारा का सारा एनिमल सोर्स से ही मिलेगा। यानी कि आपका जो चिकन पीस था वो तो हो गया आपका एनिमल सोर्स। अब उसमें जो स्पाइसेस यूज हो रहे हैं या उसमें आप देखेंगे कि जो आप और भी इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं वो आपके प्लांट सोर्सेज से हो गए। ऐसे आप अगर कोई एक फूड आइटम्स बना रहे हैं जिसमें आप एग भी यूज़ कर रहे हैं, मिल्क भी यूज़ कर रहे हैं, फिर आप धनिया भी यूज़ कर रहे हैं, मिर्चा भी यूज़ कर रहे हैं, और बाकी सारी चीज़ें, तो यहाँ क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेस है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं। इनमें क्या होगा, अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। जैसे दूध क्या है, दूध तो एक आपका मेजर सोर्स है जो आपको कार्बोहाइड्रेट भी देगा, फैट भी देगा, प्रोटीन्स भी देगा, उसमें बहुत तरह के विटामिन जैसे विटामिन डी का भी रिच सोर्स है। तो वो मल्टीपल कंपोनेंट हो गया। इस तरीके से हमें क्या होता है कि हर एक फूड आइटम्स में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं। और जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हमको ध्यान में रखना है वो आपके मेजर जो न्यूट्रिएंट है वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स हैं, और जो माइनर न्यूट्रिएंट्स हैं वो विटामिन एंड मिनरल्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ टेस्ट देख लेते हैं जो हमारे
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च है, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। अगर आपको पता करना है कि किसी भी फूड या फूड आइटम्स में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, तो बहुत ही बेसिक सा एक टेस्ट होता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि स्टार्च को अगर आप आयोडीन सोल्यूशन से अगर आप कांटेक्ट कराएं या रिएक्ट कराएं, तो स्टार्च अगर प्रेजेंस है तो वो क्या करेगा, ब्लू या वॉयलेट कलर में चेंज हो जाएगा। ये बहुत बेसिक सा टेस्ट है स्टार्च के लिए। यानी कि हम बोल सकते हैं स्टार्च गिव्स इंटेंस ब्लू कलर व्हेन इट रिएक्टेड विद अ आयोडीन सॉल्यूशन। तो ये एक्टिविटी देखिए, ये एक्टिविटी है टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। यानी कि आपने कोई एक फूड आइटम लिया, सपोज करिए हमने चपाती लिया। अब हमको चपाती में टेस्ट करना है कि स्टार्च होता है कि नहीं होता है। तो आपने क्या किया, उसको आप क्या करिए, ग्राइंड कर लीजिए, उसको एकदम पेस्ट बना लीजिए उसका। ठीक है, और उसमें क्या करिए, फिर कुछ आप वाटर, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो वाटर आप ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, एक आपका फूड सैंपल का सोल्यूशन बन जाएगा। तो फूड सैंपल का सोल्यूशन बन गया। अब उसमें आपको फाइनली क्या करना है कि आपको 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऐड करना है। क्या ऐड करना है, आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन इज I2। इसका आयोडीन सोल्यूशन आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये देखिए, ये बच्चे ये है, ये परफॉर्म कर रहे हैं ये टेस्ट। ये जो बच्चे हैं इन्होंने क्या, ये फूड आइटम्स लिए हैं। यहाँ फूड आइटम्स इन्होंने क्या लिया है, इन्होंने लिया पोटैटो। पोटैटो को हाफ क्या कर दिया, इन्होंने कट कर दिया है। ये देखिए यहाँ पोटैटो रखा हुआ है, और ये आयोडीन सोल्यूशन इन्होंने क्या किया, इस पर क्या कर दिया, डिप किया है। और डिप किया है तो जैसे ही पोटैटो के ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डिप होगा, इसका जो वाइट कलर है ये चेंज हो जाएगा ब्लू कलर में। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि पोटैटो इज अ रिच सोर्स ऑफ स्टार्च। ऐसे ही आप देखेंगे, अगर सपोज करिए आप चावल है, चावल आपने बॉईल किया है, तो चावल के ऊपर जो माड़ होता है वो स्टार्च होता है, जो ऊपर वाइट कलर का आता है वो स्टार्च होता है। आप उसको एक कंटेनर में ले लीजिए और उसमें भी आप आयोडीन सोल्यूशन क्या कर दीजिए, डिप कर दीजिए। जैसे आप आयोडीन सोल्यूशन आप वाटर राइस के माड़ में या राइस के स्टार्च में आप उसको डिप करेंगे, वो जो वाइट कलर का माड़ है वो पूरा पूरा कैसा हो जाएगा, वो आपका ब्लू कलर का हो जाएगा। तो ये भी सिग्निफाई करता है या भी शो करता है कि जो आपका राइस है वो उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है। तो आलू में भी स्टार्च है, आपका राइस में भी स्टार्च है। ऐसे आपने अभी मैंने बोला कि चपाती को आप मैश कर लेंगे और उसमें वाटर डाल लेंगे तो स्टार्च क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। और जैसे ही उस टेस्ट ट्यूब में आप आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो वो भी कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। तो ऐसे आप डिफरेंट फूड आइटम्स को आप ग्राइंड करके उसमें आप आयोडीन सोल्यूशन डाल करके देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर वो फूड आइटम्स ब्लू कलर शो कर रहा है तो उसके अंदर स्टार्च है, अगर वो ब्लू कलर नहीं शो कर पा रहा है तो उसके अंदर स्टार्च नहीं है। सो दिस इज द टेस्ट फॉर स्टार्च। ठीक है, यानी कि अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। यानी कि अगर फूड आइटम ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा तो उसके अंदर स्टार्च है, अगर नहीं शो करता है तो स्टार्च नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। तो अभी तक हमने स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट देखा कि अगर आयोडीन के साथ वो ब्लू ब्लैक कलर शो कर रहा है या ब्लू कलर शो कर रहा है तो वो स्टार्च है, अगर नहीं शो कर रहा है तो उसमें स्टार्च नहीं है। इसी प्रकार से हम प्रोटीन का भी टेस्ट देखेंगे। प्रोटीन के टेस्ट में हमें क्या करना है कि बेसिकली आपको स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड वैसे ही लेना है जैसे आपने वहाँ पे लिया था। ठीक है, उसका पेस्ट बना लीजिए। ठीक है, या उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। अब आप इसको यहाँ ऐड क्या करना है, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक इन अ टेस्ट ट्यूब। यानी कि जैसा आपने वहाँ पे किया था, आपने वाटर ऐड किया था, उसका क्या एक स्लरी बना लिया था आपने, वैसे यहाँ पे भी क्या करना है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डाल के उसका एक स्लरी बना लीजिए। तो वहाँ पे आपने फाइनली आयोडीन सोल्यूशन डाला, चेक किया कि ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ आपको डालना होगा 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, यानी CuSO4 सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट इज CuSO4, कॉपर सल्फेट। तो आपको 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट डालना है एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होगा, दैट इज NaOH या KOH। ठीक है, NaOH या KOH, या हम कभी यूज़ कर लेते हैं कार्बोनेट भी, Na2CO3 भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो NO2CO3 हो या NaHCO3 हो, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हम यूज़ कर लेते हैं। तो इसको आप डालेंगे, शेक वेल। इसके बाद आपको शेक करना है, शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब फॉर फ्यू मिनट। और शेक करने के बाद उसको कुछ मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। वॉयलेट कलर इंडिकेट, अगर उस टेस्ट ट्यूब में कलरेशन वॉयलेट होता है तब तो प्रोटीन प्रेजेंस है, दिस विल सिग्निफाई द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, आपने क्या किया, एक बार आइए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आपने फूड आइटम्स लिया, फूड आइटम्स को आपने क्या किया, ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद आपने वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करके उसका पेस्ट बना लिया।
पेस्ट बनाने के बाद सबसे पहले आपने क्या किया, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला, फॉलोड बाई एडिशन ऑफ कास्टिक सोडा, 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा डाल दिया आपने। कास्टिक सोडा क्या है, मैंने आपको बताया कि बेस होता है बेसिकली, चाहे सोडियम कार्बोनेट हो, सोडियम बाइकार्बोनेट हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स हो, कोई भी आप एक ले लेंगे, उसका 10 ड्रॉप्स आप ऐड कर देंगे उस टेस्ट ट्यूब में। अगर उसको फिर शेक करके आप छोड़ देंगे 2 to 3 मिनट, आप उसको या 1 मिनट के लिए उसको आप स्टैंड कर देंगे। फिर आप देखेंगे जो कलरेशन है वो वायलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कलरेशन वायलेट हुआ है तो उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है या अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। लेकिन अगर कलरेशन वायलेट नहीं हुआ है तो फूड आइटम्स में प्रोटीन नहीं है। ये टेस्ट हो गया आपका प्रोटीन का। इसी प्रकार से नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं हम लोग फैट का। फैट का टेस्ट और भी इजी है। इसमें आपको क्या करना है कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स लीजिए, ठीक है, उसको आप रैप कर लीजिए इन अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, एक पेपर लीजिए, उसमें फूड आइटम्स रखिए, उसको रैप कर लीजिए। रैप करने के बाद उसको मोड़ दीजिए, प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद उसको आप फूड आइटम बाहर निकाल लीजिए। पेपर को स्ट्रेटन करेंगे, आपको दिख जाएगा कि वो एक ट्रांसपेरेंट टाइप का हुआ कि नहीं हुआ। वो क्या करता है, उस फूड आइटम्स में फैट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट फूड आइटम्स कंटेन फैट। ये हम लोग डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम लोग अक्सर करते रहते हैं। अगर हमको कोई पराठा या पूड़ी मिलता है, उसमें हमको दिखता है नहीं इसमें फैट बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट एक पीस ऑफ पेपर लेते हैं, उसके अंदर उस पराठा या पूड़ी को रखते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, उसको प्रेस कर देते हैं। प्रेस करने से क्या होता है, जो फैट है वो उसमें एब्जॉर्ब कर लिया है। आप देखेंगे जो आपका पेपर है वो क्या ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्योंकि वो फैट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर वो पीस ऑफ पेपर, वो पेपर फैट को एब्जॉर्ब कर रहा है और ट्रांसपेरेंसी की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर आपका फैट है। लेकिन अगर सेम चीज़ आप रोटी के साथ करेंगे, रोटी लिया आपने, पेपर लिया, उसको प्रेस किया, तो वो स्टेज नहीं आएगा, मतलब वहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि रोटी के अंदर हमने कोई भी ऑयल यूज़ या कोई भी फैट हमने यूज़ नहीं किया है। लेकिन अगर हम पूड़ी यूज़ कर रहे हैं या हम पराठा यूज़ कर रहे हैं या भटूरा यूज़ कर रहे हैं, उसको अगर हम पेपर से रैप, उसको प्रेस करेंगे रैप करके, तो वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी आती है। तो दिस इज द टेस्ट फॉर फैट। अब इसमें कुछ आपका ये टेबल देख लीजिए। टेबल आप देख रहे हैं यहाँ पे फूड आइटम्स क्या है, रॉ पोटैटो है, मिल्क है, ग्राउंड नट है। तो हमें पता है पोटैटो क्या है, रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च। तो देखिए यहाँ स्टार्च प्रेजेंट है, बाकी चीज़ें एब्सेंट है। ठीक है, फिर मिल्क क्या है, मिल्क में बेसिकली क्या है, प्रोटीन है। लेकिन ये कहना गलत होगा, अब ये दिया है एनसीईआरटी का ही पार्ट है। मिल्क में प्रोटीन शो कर रहा है, लेकिन मिल्क में आपका फैट भी होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रीम, और मिल्क में आपका कार्बोहाइड्रेट भी होता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर। यहाँ पे बेसिकली लैक्टोज शुगर, स्टार्च तो नहीं होता है, लेकिन शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ शुगर होता है। लेकिन रिच सोर्सेज का है, प्रोटीन का है। ऐसे ग्राउंड नट जो ऑयल है, इसमें भी रिच सोर्सेज का है, फैट का। वैसे भी जो भी ऑयल्स होते हैं, चाहे वो आपका मस्टर्ड ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो या कोई भी ऑयल हो, वो रिच सोर्स होता है आपका फैट्स का। नाउ वी टेस्टेड डिफरेंट फूड आइटम्स। क्या क्या आपने टेस्ट कर लिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सारे आपने टेस्ट कर लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। यानी कि जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स देखे हैं, चाहे वो हमने फैट देखा, कार्बोहाइड्रेट देखा, प्रोटीन देखा, वो हमारी बॉडी में उसकी क्या ज़रूरत है, यहाँ उसका रिक्वायरमेंट क्या है, या जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन एंड मिनरल्स, इनकी क्या यूटिलिटी है हमारे बॉडी के अंदर। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, दे आर बेसिकली द रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी हमें जो डे टू डे, हम जो डेली लाइफ में जो वर्क करते हैं, वहाँ पे जो हमको एनर्जी मिलती है, वो हमको कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। और जब हम फास्टिंग भी करते हैं, जब हमको खाना नहीं मिलता है, तो ये जो स्टोरेज होता है कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का, यही क्या होते हैं, ये ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होते हैं। यानी सबसे पहले जब हमने कार्बोहाइड्रेट लिया या फैट लिया, तो वो क्या होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में आता है, ग्लूकोज से स्टोरेज ग्लाइकोजन में हो जाता है। अब ग्लाइकोजन में स्टोर है, जब आपको ग्लूकोज नहीं मिलेगा, आप खाना नहीं खाओगे, तो वही ग्लाइकोजन टूट करके क्या देंगे, ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं। तो स्टारवेशन के दौरान, यानी कि जब हम लोग व्रत रखते हैं या बहुत दिन तक खाना नहीं खाते हैं, तो क्या होता है, जो स्टोर्ड आपका ग्लाइकोजन है वो टूटने लगता है ग्लूकोज में, और आपको एनर्जी मिलती है। तो सपोज करिए कि अगर आपने एक दिन का व्रत रखा, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट टूटना स्टार्ट होंगे, फिर आप और 2-3 दिन नहीं खाना खाए, तो कार्बोहाइड्रेट तो खत्म हो गया, अब वो फैट्स जो डिपॉजिट फैट्स हैं वो टूटना स्टार्ट होंगे। और बहुत दिन तक अगर ये आपका
खाना आपने नहीं खाया, तो अब धीरे धीरे प्रोटीन डिग्रेड होना स्टार्ट होगा। तो ये बेसिक क्या है, एक ट्रेंड है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज होते हैं, वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फिर फैट्स प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद लास्ट में प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स अगर टूटने लगेंगे तो वो एक फिर बीमारी का कारण है। वहाँ से आपको मालूम लगने लगेगा कि आपकी बॉडी अब धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है। वो कीटोन्स बॉडीज़ और बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स जो हैं वो आपके यूरिन में भी आने लगेंगे थ्रू ब्लड। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का काम क्या है, टू प्रोवाइड एनर्जी। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। इसीलिए इनको बोला जाता है कि ये कैसे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स क्या है, एनर्जी गिविंग आपके फूड्स हैं। अच्छा, कुछ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि जो रनर्स होते हैं जिनका फैट ज़्यादा है, उनको बोला जाता है कि आप रनिंग करिए। तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ दूर रनिंग करते हैं, सपोज करिए आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर रन किए, स्वेटिंग हुआ और उनको लगा कि हाँ अब हमारा जो फैट है वो कम होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम थोड़ा बहुत रनिंग करते हैं, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर या हल्का फुल्का 100 मीटर 200 मीटर, तो जो भी बर्न होता है, जो भी आपकी स्वेटिंग हो रही, जो एनर्जी लॉस हो रही है, वो कार्बोहाइड्रेट, जो आपका स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है वो जा रहा है। फैट तो अभी उसने टूटना स्टार्ट किया ही नहीं है। तो अगर आपको फैट को डिस्ट्रक्ट करना है या आपको फैट कम करना है, तो आपको एक लॉन्ग रनिंग करना होगा, कम से कम 4-5 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर डेली आपको रन करना होगा। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट बर्न होगा, उसके बाद फैट बर्न होना स्टार्ट होगा। तो हल्का फुल्का एक्सरसाइज करने से कभी भी आपका फैट लॉस नहीं होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं। यानी कि अगर आपको जो स्ट्रेंथ मिलती है, जो अंदर से आपकी स्ट्रेंथ है, वो कौन प्रोवाइड कराता है, वो प्रोटीन प्रोवाइड कराता है। इसीलिए बोलते हैं कि डेली लाइफ में अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो आपको प्रोटीन का इंटेक करना चाहिए। आप अगर जिम वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे वो लोग प्रोटीन सप्लीमेंट रखे होते हैं, ये आपकी वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो एक सप्लीमेंट प्रोवाइड करने के लिए वो लोग प्रोटीन यूज़ करते हैं। इसीलिए इनको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अब आइए आप बढ़ते हैं विटामिन एंड मिनरल्स की तरफ। तो विटामिन क्या होते हैं, ये बेसिकली आपको जो डिजीजेस होते हैं, यानी कि जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर डिजीज डेवलप हो रही, उनसे कॉम्बैट करने के लिए विटामिन ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बेसिकली विटामिन का जो रिच सोर्स है वो वेजिटेबल्स वगैरह हैं। तो विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज एंड ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज बोन्स टीथ एंड गम्स हेल्दी। यानी कि जो भी हमारी बॉडी ऑर्गन पार्ट्स हैं उनको हेल्दी रखने के लिए, कोई अगर डिजीज़ है या कोई आपका माइक्रोब्स हैं वो अगर बॉडी के अंदर आ रहे हैं तो उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी के फॉर्म में, तो ये सब स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड कराता है, विटामिन। और मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स भी स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि हमारे बॉडी में क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, बॉडी हेल्थ को मेंटेन करते हैं और हमें क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइप का एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं टू पर्टिकुलर सब्सटेंस। नेक्स्ट आइए देखते हैं सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमको कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें बेसिकली आपका क्या है, ये स्वीट पोटैटो हो गया, ठीक है, ये पोटैटो हो गया, ये शुगर केन हो गया, पपाया हो गया, मेलन हो गया, मैंगो हो गया, मेज हो गया, बाजरा, राइस, व्हीट, दीज ऑल आर सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट वन इज द सोर्सेस ऑफ फैट्स। फैट्स के दो सोर्स हैं, एक प्लांट सोर्स है, एक एनिमल सोर्स है। तो ये जो आप देख रहे हैं ऊपर ऑयल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स, ये आपके प्लांट सोर्स हैं, चाहे वो आपका सनफ्लावर ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, सोयाबीन ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ये आपका बादाम है, या ग्राउंडनट है, ठीक है, तिल है। ये सब क्या है, बेसिकली आपके प्लांट से जनरेटेड चीज़ें हैं। तो ये सब क्या है, ये प्लांट सोर्स हैं, ठीक है। नीचे एनिमल सोर्स में फैट्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो बेसिकली घी हो गया, मिल्क हो गया, बटर हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, चिकन हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होंगी, ये एनिमल सोर्स हैं जो आपको फैट प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है फूड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन के भी कुछ सोर्स देख लेते हैं, कुछ ये आपके प्लांट वाले हैं सोर्स हैं और ये एनिमल वाले सोर्स हैं। तो प्लांट सोर्स में प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलेगा, ग्राम हो गया यानी चना हो गया, मूंग हो गया, दाल हो गई, दाल चाहे वो अरहर दाल हो या आपकी उड़द दाल हो, ऐसे कोई भी दाल हो, ठीक है। बीन्स हो गया, बीन्स में भी आपका छोला हो गया, राजमा हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब सोर्स किसके हैं, ये सोर्स हैं प्लांट प्रोटीन सोर्स। एनिमल सोर्स में प्रोटीन कहाँ से मिल सकता है हमको, मिल्क से मिलेगा, मीट से मिलेगा, फिश से मिलेगा, एग से मिलेगा। तो ये सारे सोर्स जो आपके प्रोटीन के हैं ये किसके हैं, एनिमल सोर्स। तो प्लांट सोर्स से भी आप प्रोटीन ले सकते हैं और एनिमल सोर्स से भी आप प्रोटीन ले सकते हैं। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ विटामिन। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी।
तो विटामिन ए में जो रिच सोर्स हैं वो आपका पपाया हो गया, पपीता, कैरट यानी गाजर, मैंगो, आम। तो ये सब आपका क्या है, विटामिन ए के सोर्स है। ठीक है, अब आगे हम टेबल में देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के जो विटामिन हैं अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे कौन कौन से डिजीज हो सकती हैं, वो हम आगे कवर करेंगे। अभी हम लोग सोर्स देख लेते हैं। विटामिन बी का सोर्स क्या है, वीट हो गया, राइस हो गया और लीवर हो गया, लीवर ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट विटामिन सी के सोर्स क्या होते हैं, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं वो सब विटामिन सी के रिच सोर्स हैं, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे क्या दिया, टोमेटो, ऑरेंज, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला। और विटामिन डी के रिसोर्स क्या है, विटामिन डी का सबसे बेस्ट रिसोर्स है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। यानी कि अगर आपको हड्डियों को या दांतों को मजबूत रखना है तो उसके लिए विटामिन डी चाहिए, और विटामिन डी आपको कहाँ से मिलेगा, डेयरी प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे हो गया मिल्क हो गया, बटर हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, लीवर हो गया, दीज ऑल आर सोर्सेस फॉर विटामिन डी। अभी तो आपने देख लिया न्यूट्रिएंट्स देख लिया, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देख लिया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देख लिया। अब इनके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फाइबर्स एंड वाटर। यानी कि जो डाइटरी फाइबर्स हैं, जो रफेज है, जिनको हम क्या बोलते हैं, रफेज भी बोलते हैं। डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो नोन एज रफेज। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड कराते हैं रफेज, लेकिन ये क्या करते हैं, एक बल्क प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो आपके जो अनडाइजेस्टेड फूड हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, इनको डाइजेशन में ये हेल्पफुल होते हैं। वैसे वाटर का रोल क्या है, वाटर भी कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड कराता, ये एक मीडियम है। ये मीडियम क्या है कि जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स जो आपने फूड के थ्रू लिया है उनको स्टमक से ब्लड में पहुंचाना, यानी उन न्यूट्रिएंट्स को वाटर कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, और ये सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो थ्रू वाटर इन द फॉर्म ऑफ ब्लड क्या होते हैं, सप्लाई होते हैं। और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, ये किसी भी आपके ऑर्गन्स में कोई अगर टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज हो रहा है तो वो क्या करते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं और उनको किडनी से फिल्ट्रेशन के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ यूरिन क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इनका दो पर्पस हो गया, न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कराना ऑर्गन के पास, और ऑर्गन से टॉक्सिक सब्सटेंस ले करके इन द फॉर्म फिल्टर करके यूरिन, फिल्टर कहाँ होगा, किडनी में, किडनी में फिल्ट्रेशन करके उनको यूरिन के फॉर्म में उनको बाहर निकाल देना। तो ये काम है फाइबर्स एंड वाटर का। नेक्स्ट, व्हाट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसमें आपके पांचों के पांचों न्यूट्रिएंट्स, चाहे वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, या आपका फैट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, ये एक ऑप्टिमम लेवल में होना चाहिए। ठीक है, अगर आप सारे इनटेक कर रहे हैं तो जो आपकी डाइट है वो कैसी डाइट होगी, वो बैलेंस डाइट होगी। ठीक है, द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, और उस इन सब न्यूट्रिएंट के साथ साथ उनमें प्रॉपर रफेज एंड प्रॉपर वाटर का भी इनटेक होना चाहिए। तो ये सारे कंपोनेंट्स अगर बैलेंस्ड फॉर्म में हैं तो इसको बोला जाएगा बैलेंस्ड डाइट। अगर बैलेंस डाइट नहीं है, किसी भी चीज़ की अगर डेफिशिएंसी है, अगर कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी है तो उस प्रकार की डिजीज़ हो जाएगी। अगर आपकी फैट की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से आपकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर प्रोटीन आपके मतलब फूड में बहुत ऑप्टिमम नहीं है, या फूड में प्रोटीन का इंटेक बहुत अच्छा नहीं है, तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। बहुत सारे आपके विटामिन होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर विटामिन का अगर इंटेक कम है तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। यानी जितनी भी फूड्स हैं वो बैलेंस्ड होने चाहिए। अगर वो इसमें कोई भी कंपोनेंट वीकर रह गया, ठीक है, तो वो आपको क्या करेगा, डेफिशिएंसी कॉज करेगा, जिसकी वजह से डिजीज डेवलप होगी। तो अ पर्सन में बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट, बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। इफ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी। यानी कि आप बहुत अच्छा फैट ले रहे हैं, बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, लेकिन आप प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, आप दाल नहीं खा रहे हैं, आप एनिमल प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तो आप चाहे जितना फैट ले लीजिए या जितना कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए, जितना भी विटामिन ले लीजिए, लेकिन आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं आएगी। ठीक है, वीकनेस बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आप प्रोटीन का इंटेक नहीं ले रहे हैं, तो बॉडी स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। ऐसा कोई भी न्यूट्रिएंट अगर आप मिस करेंगे तो उसकी वजह से जो डेफिशिएंसी आएगी उसे बोलेंगे डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, अब यहाँ मेजर जो डिफिशियंसी है उसको देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट। अभी हमने बोला कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, अब प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा कि ये कैसे हैं, ये एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन इन हिज हर फूड और अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ। अगर प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसकी बॉडी ग्रोथ नहीं होगी।
ठीक है, तो वो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, शॉर्ट रह जाएगी। स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस पे स्वेलिंग आ जाएगी। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, यानी जो ब्लैक है उसकी वाइटनिंग होने लगेगी। स्किन डिजीज हो जाएगी एंड डायरिया। दीज ऑल आर सिम्टम्स इफ पर्सन इज नॉट गेटिंग अ प्रोटीन फूड। इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, अगर वो कार्बोहाइड्रेट भी नहीं ले रहा है और प्रोटीन भी नहीं ले रहा है तो क्या होगा, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, तो वो उसकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी, ना हाइट बढ़ेगी, ना बॉडी डेवलप होगी और ना आपके ऑर्गन्स डेवलप होंगे। तो सच अ पर्सन बिकेम अ वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव। इतनी वीकनेस हो जाएगी कि वो पर्सन फिर हिल डुल भी नहीं पाएगा, ना उसकी हाइट बढ़ेगी ना हिल डुल पाएगा, मतलब वो जस्ट एक बेड रेस्ट की कंडीशन में पहुंच जाएगा। ऐसे कुछ विटामिन एंड मिनरल्स भी हैं जो हम टेबलर फॉर्म में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए कुछ विटामिन हैं जिनसे अगर जिनकी डेफिशिएंसी है तो क्या क्या हो सकता है। सपोज करिए विटामिन ए है, आपके अगर फूड आइटम में विटामिन ए का अगर डेफिशिएंसी है तो वहाँ क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस या बोल सकते लॉस ऑफ विजन, यानी आइज पे विटामिन ए का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर आप विटामिन ए नहीं ले रहे हैं न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में फूड आइटम्स के थ्रू, तो आपकी जो आइज हैं ये वीकनेस हो जाएंगी, मतलब आपका देखने का या बाकी चीज़ों का बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। इसमें क्या बेसिकली सिम्टम्स है, पुअर विजन, अगर आपको अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता है। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, यानी अगर विटामिन ए का सोर्स अगर प्रॉपर नहीं है तो साइटनेस पे या आई साइट पे बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ेगा। विटामिन बी वन से क्या होता है, बेरी बेरी। विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी। विटामिन बी वन से बेरी बेरी होगा, इसका क्या सिम्टम है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। विटामिन सी से क्या हो रहा है, स्कर्वी। स्कर्वी का बहुत ही कॉमन सिम्टम दैट इज ब्लीडिंग गम्स। अगर ब्लीडिंग गम्स स्टार्ट हो रहा है, गम से ब्लीडिंग हो रही है, तो आप तुरंत समझ में, या पायरिया की कंडीशन आ गई है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पर आपका विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई है। तो आपको जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं वो इंटेक बढ़ाना होगा। विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स में क्या होता है कि बेसिकली जो बोन्स होती हैं, ये स्पेशली छोटे बच्चों में होता है कि बोन्स कर्व हो जाती हैं, यानी कि वहाँ पे कैल्शियम की कमी आ जाती है, विटामिन डी की कमी आ जाती है, तो बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना होगा, विटामिन डी का इंटेक बढ़ाना होगा। इसके लिए क्या करना होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा दूध और डेयरी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना होता है जिससे कैल्शियम और विटामिन डी का बैलेंस बना रहे। तो विटामिन डी के साथ साथ देखिए कैल्शियम भी आ गया। कैल्शियम एक क्या है, आपका मिनरल है। तो यहाँ पे अगर विटामिन डी के साथ साथ आपको बोन्स बोन्स टूथ डिके, ये सब एक सिम्टम्स आ सकते हैं। इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, ये आपको डेयरी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना होगा। आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर, जिसे हम घेंघा बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्सॉप्थेल्मिक ग्वाइटर, यानी कि जो गले के पास क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है। इसको कम करने के लिए क्या करना होगा, आपको आयोडीन का इंटेक बढ़ाना होगा। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, यानी गले के पास क्या होता है, एक स्वेलन हो जाता है, यानी गला एक क्या होता है, फूल जाता है। ठीक है, और क्या होता है, मेंटल डिसेबिलिटी, यानी बच्चा क्या होता है, वो नॉर्मल नहीं रह जाता है, वो एक मेंटली चैलेंज चाइल्ड हो जाता है। द लास्ट वन इज आयरन। आयरन की कमी होगी तो उससे क्या हो जाएगा, अनीमिया, और अनीमिया होगा तो बॉडी क्या रहेगी, वीकनेस रहेगी। बेसिकली आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनका जो बेसिक कंपोनेंट है वो आयरन ही है। अगर आयरन नहीं होगा तो वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन नहीं कैरी करेगा तो जो स्ट्रेंथ है हमारी बॉडी के अंदर वो सब नहीं प्रोवाइड हो पाएगी। ठीक है, तो ये था आपका कुछ विटामिन और मिनरल्स जिनकी डेफिशिएंसी से ये डिसऑर्डर क्रिएट हो रहे हैं और ये उनके सिम्टम्स हैं। So now the summary of total chapter. The first one is the first point. The major nutrient in our food are carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals. Carbohydrates and fats mainly provide energy to our body. यानी कि हमने बोला कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स क्या करते हैं, बेसिकली ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग बॉडी अगेंस्ट डिजीज। व्हाट इज बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट जिसमें इन सब का, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, फैट्स का, मिनरल्स का, विटामिन्स का और इंक्लूडिंग रफेज एंड वाटर, सबका क्या हो, एक बैलेंस्ड डाइट हो, यानी बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन हो। हम ऐसा फूड ले, इस प्रकार से हमारा खान पान होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हमको बैलेंस फॉर्म में मिलती रहे।
उसी को बोलते हैं बैलेंस डाइट। और ये बैलेंस डाइट अगर बैलेंस्ड नहीं होगी तो क्या क्रिएट होगा, डिफिशियंसी। और डिफिशियंसी क्रिएट होगा कोई भी एक एलिमेंट, अगर आपका, ये आप ऐसे समझिए कि सपोज एक कार है, कार के 4 पहिए हैं, 4 पहियों में मान लीजिए 3 पहियों में हवा बराबर है, लेकिन जो चौथा पहिया है उसमें हवा क्या है, कम है, तो आपकी जो गाड़ी है वो स्मूथ नहीं चलेगी, वो बैलेंस्ड नहीं है, वो अनबैलेंस्ड हो गया। ऐसे हमारा खान पान भी है, अगर जितने भी आपके ये न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सब अगर बैलेंस फॉर्म में आप नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी कभी भी अच्छी स्मूथ रन नहीं कर पाएगी। तो आपको किसी भी चीज़ की एक्सेस नहीं करना है, हर एक चीज़ को क्या रखना है, बैलेंस रखना है। आपको कार्बोहाइड्रेट भी उतना लीजिए, आप फैट भी मिनिमम लीजिए, आप प्रोटीन्स भी एक मिनिमम क्वांटिटी इनटेक करिए, आप विटामिन्स और मिनरल्स को भी ऐड करिए अपने फूड आइटम्स में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो डाइट बन के आती है उसे बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। So thanks for watching my YouTube channel. Thank you.